Any idea? No, sir. No. According to Charles Darwin, the history of world beginning from approximately 56 lakh years ago onward, or to up to approximately 1991 AD. Sorry, 56 lakh years ago referred to beginning of history of humankind, such as history of hominids, and approximately 1991 AD referred to end of Cold World War, such as declination of Great USSR. दोनों को आप ध्यान से समझिए, यहां से मानव का इतिहास ही प्रारंभ होता है, और यहां क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है 1991, यहां पर तृतीय विश्व युद्ध, जिसको कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर कहा हमने, शीत युद्ध, उसकी समाप्ति हो रही है। किसके साथ? यूएसएसआर के विघटन से, यानी रशिया कई टुकड़ों में बट गया। एक्चुअली मैं बताने वाला ये हूं कि जो कोल्ड वर्ल्ड वॉर है वो बाइपोलर कन्फ्लिक्ट है, बाइपोलर वर्ल्ड, सच एज bipolar means two pole, one pole lead by USA, such as group of capitalist country, and second pole lead by USSR, which type of country? Socialist country, समाजवादी देश, और दूसरा पूंजीवादी देश। तो उस दोनों के बीच के कन्फ्लिक्ट को आप स्टडी करते हैं अंडर कोल्ड वर्ल्ड वॉर। विचारधारा, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, यहां बहुत सिंपल है। तो ये ओवरऑल इसका टाइमलाइन है एंड होने का। इसके बाद वाले चीजों को आप आईआर में पढ़ लेते हो। विश्व इतिहास के दौरान सिर्फ वे घटना पढ़ेंगे जो मतलब किसी की युद्ध, जो विशेष युद्ध रही है, या किसी की कोई पार्ट किसी से हट के बना। बस हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में फोकस करना है मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर, फ्रॉम रेनेसा टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, thereafter unification of Italy and Germany, thereafter French Revolution, American Revolution, Russian Revolution, then World War I, World War II and Cold World War. These are main topic. कुछ और भी आसपास पढ़ लेंगे, बट हमारा मेजर टॉपिक यही है जहां से टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे। आंसर राइटिंग में मैंने अभी जितना टॉपिक बताया सिर्फ उसके ऊपर डिस्कस करना है। कहां से? फ्रॉम रेनेसा। अभी बताने वाला हूं वही सब बताने वाला हूं। पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीखो कि विश्व इतिहास का टाइमलाइन क्या है। जैसे इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन क्या बताया हमने आप लोगों को, याद करो पहली क्लास को। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो टू 1965, 64। यहां देखो टाइम पीछे भी चले गए बहुत, 20 लाख और कहां 56 लाख, कितने साल का गैप हो गया, लाखों। और यहां भी कुछ साल आगे चले गए 64, और यहां है 91। सो ये विश्व इतिहास के टाइमलाइन को आप याद रखोगे। नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। विश्व इतिहास को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है ना। तो पहले वाले को क्या कहेंगे? हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड।
एंशिएंट वर्ल्ड, medieval world and modern world. प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास एवं आधुनिक विश्व का इतिहास. नाउ अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, approximately 56 lakh years ago to approximately 5th century AD. 5th century AD refer to declination of or partition of great Roman or Greco-Roman Empire. Greco-Roman Empire, such as Great Classical Roman Empire, divided into two parts, such as first decade of 5th century AD. According to NCERT, the Great Roman Empire divided into two parts, Western Rome and Eastern Rome. Western Rome led by the Great Holy Place Rome, and Eastern Rome led by ऑटोमन कहाँ आएगा भाई? वो तो मॉडर्न मेडिवल में है, ऑटोमन है. बट हमारा कंसर्न क्या है? रोम एंशिएंट का. तो वहां पर आप देखोगे तो सेकेंड पार्ट, सॉरी ईस्ट पार्ट कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया के द्वारा लीड किया जाता है, जो इस समय टर्की में है. टर्की, तुर्की. तो पश्चिमी रोम आज इटली में है और पूर्वी रोम आज टर्की के आसपास जो कंट्री है उसमें आ गया. ठीक वहां लैटिन टर्म लैंग्वेज बोले जाते थे और यहां पर नहीं, ग्रीकन. तो वही ग्रीको रोमन एम्पायर कहते हैं उसको. तो इसका टाइमलाइन आपको याद रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 5th century AD, 5वीं शताब्दी तक प्राचीन विश्व का इतिहास है. आकाश ठीक है? तो मेडिवल कहां से स्टार्ट होगा आप बताइए? यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, फ्रॉम अप्रॉक्स 5th century AD to approximately 14th century AD. Sometimes some scholars define 15th century AD because this timeline refer to rise of Renaissance, such as Renaissance. Renaissance का मतलब पुनर्जागरण. रेनेसा मीन्स रीबर्थ. अभी बात करेंगे. सो ये बिगनिंग ऑफ रेनेसा टाइम पीरियड और ये है उसका पिक टाइम पीरियड. लेकिन ज्यादातर स्कॉलर 14th से ही मान लेते हैं मेडिवल एंड हो गया और 15th में जाकर मॉडर्न स्टार्ट हो गए. तो यहां भी हम सेम लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 14th और 15th सेंचुरी. अब प्रीलिम्स में तो आपको लिखना नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डेट लिखना है, इसलिए यहां आप बच सकते हो. और फिर एंड वाला तो हमने बता ही दिया था. ओवरऑल ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में क्या है? केवल मॉडर्न वर्ल्ड. अच्छा है, नहीं तो फिर यहां पर मुझे पढ़ाना पड़ता सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, राइट. कुछ एम्परर, ग्रेट एम्परर लाइक ऑगस्टस, उससे भी पहले जूलियस सीजर. पेशेंस, फुल पैकेज मिलेंगे, डोंट वरी. Generally, ancient history of the world considered as
क्लासिकल एरा, क्लासिकल युग के रूप में इसको समझा जाता है, क्योंकि यहां माना जाता है कि रोम के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ रोम, सम पब्लिक वेलफेयर वर्क और ग्रेट पब्लिक वेलफेयर वर्क made by kings or emperors, such as some art and cultural development, socio-cultural development, architectural development also. So इस टाइमलाइन को क्या नाम दिया? क्लासिकल एरा। क्लासिकल को आप ओवरऑल डेवलपमेंट के सेंस में देख सकते हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हो गया हो, स्थापत्य कला का विकास हो गया हो, जो आपने एंशिएंट में भी पढ़ा इंडियन हिस्ट्री में। बट एक मेजर चीज क्या है, व्हेन ह्यूमेन और ह्यूमनिज्म कंसीडर एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सोसाइटी, जब समाज के केंद्रीय बिंदु के रूप में मानवता या मानववाद को कंसीडर किया जाता है, उसको हम क्लासिकल एरा कहते हैं। यानी मनुष्य के विकास के लिए जब सारे काम किए जाएं, है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, सब कुछ मनुष्य के लिए, तब हम क्लासिकल कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं? द डार्क एरा, अंधकार का युग। इसको क्या कहते हैं? द क्लासिकल एरा। और इसको कहते हैं द डार्क एरा, अंधकार युग। व्हेन रिलीजन बिकेम द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोसाइटी, जब धर्म समाज का केंद्र बिंदु बन जाता है। धर्म का मतलब जो धर्म कहेगा वही आपको करना है, जैसे दिन को रात तो रात। हालांकि ये तो एक लोकोक्ति हो गया ना। एग्जैक्ट एक एग्जांपल देता हूं। अकॉर्डिंग टू बाइबल और अकॉर्डिंग टू सम पोप ऑफ द रोम, आवर प्लैनेट अर्थ इज फ्लैट। हमारा धरती कैसा है? चपटा है। तो धर्म ने कह दिया पृथ्वी कैसा? फ्लैट, चपटा। मींस कहीं जाके एंड हो जाएगा हमारे अर्थ का। साइंस ने क्या माना था? आर्यभट्ट ने क्या माना था? राउंड शेप, स्फेरिकल। और भी लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल दिए। कोपरनिकस ने हिम्मत जुटाया और कहा नहीं जी, धर्म में गलत लिखा हुआ है, हमारा पृथ्वी कैसा है? गोल है। कोपरनिकस को विष पिला दिया गया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं वो खुद पी लिए, प्रूव करने के लिए कि मैं सत्य बोल रहा हूं। हालांकि ऐसा प्रूव करना किस काम का। बट धर्म ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि पृथ्वी गोल है। उनका मानना था पृथ्वी कैसा है? फ्लैट। इससे भी खतरनाक शब्द, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है अंडर सोलर सिस्टम? सन इन द सेंटर एंड अदर 8 planets revolve around the sun. But in religion, earth in the center and every stars, every galaxies, every planets revolve around the earth. ये कॉन्सेप्ट रिलीजन के अंदर था। अब सोचिए, ऐसे युग को हम अंधकार का युग ना कहें तो क्या कहें? लाइट का युग। इसीलिए इसको क्या कहा हमने? डार्क एज। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, डार्क एज समझ में आएगा आपको। इन पॉलिटिकल सिनेरियो, अ कॉन्सेप्ट और अ र्यूमर स्प्रेडिंग around the world, the religious god, religious emperor cannot be defeat any kind of war because the emperor or the king graced by his god. कोई भी युद्ध हार ही नहीं सकते आप, राजा हैं, अगर आप अपने भगवान को मानते हैं तो। और ईसाई धर्म में ऐसा था अंडर क्रिश्चियनिटी। ग्रेट क्लासिकल एरा में, क्लासिकल एरा के बाद ग्रेट क्रिश्चियन एरा सच एज 9th century AD, मैं क्या बात कर रहा हूं? 9th century AD मीन्स इस डार्क फेज में 9वीं शताब्दी में
एक क्लासिकल रोमन एम्पायर है, उसमें एक र्यूमर फैला हुआ है कि यह राजा कभी भी किसी देश से हार ही नहीं सकता युद्ध, बिकॉज हमारे जीसस इनके सेना को सपोर्ट करते हैं युद्ध में। यह र्यूमर फैला हुआ है। और सेम कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इस्लाम में भी आ गया। अल्लाह ताला हमारे साथ है, हम युद्ध हार ही नहीं सकते। दो पोल हो गया, जैसे वर्ल्ड मॉडर्न एरा में दो ध्रुव हो गए थे, बाइपोलर वर्ल्ड, वैसे ही मेडिवल में भी बाइपोलर वर्ल्ड है। और यहां पे बाइपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? रिलीजन। वन साइड क्रिश्चियनिटी एंड अनदर साइड इस्लाम। और रिजल्ट देखो कितना भयंकर हुआ। देयर आर सम क्रूसेड हैपेन बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्रूसेड मीन्स धर्म युद्ध। धर्म युद्ध हुआ। इस्लाम कहता है हम नहीं हारने वाले, अल्लाह है हमारे ऊपर। और क्रिश्चियन कहते हैं हम नहीं हारने वाले, हमारे ऊपर जीसस हैं। और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, सिर्फ सुपरमेसी के लिए कि कौन महान। पहली बार अल्लाह हार गए और दूसरी बार जीसस हार गए। दोनों के जनता को यह भ्रम टूट गया कि यह सब मूर्ख बनाया था अब तक। 12th सेंचुरी में जाके यह भ्रम टूटा। 300 साल 400 साल यह भ्रम था कि हम तो युद्ध हार ही नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर तो ईश्वर हैं। 12th सेंचुरी में जाके जनता अवेयर होना स्टार्ट हुआ, ये तो अब तक झूठ बोल रहा था। फादर पोप सच एज चर्च के जो मेन पोप होते हैं, होली रोमन चर्च का कैथोलिक वाले, वो कहते थे मेरा कृपा लेके जाओ, ब्लेसिंग, युद्ध हारोगे ही नहीं। और पहली बार जब जीत गया क्रिश्चियन, तो पोप का तो स्टेटस भगवान जैसा हो गया। कहा सच में हार ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है, ईरान, इराक, रसिया, सीरिया, सब, इजिप्ट, टर्की, सब। और दूसरी तरफ रोम मतलब इटली और जर्मनी और फ्रांस। फिर भी जीत गए वो तीनों और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हार गया। यूरोप में कॉन्सेप्ट और मजबूत हो गया फर्स्ट क्रूसेड के बाद। माइंडसेट देखो कैसा है, जहां मानवता का कोई विचार नहीं है, केवल और केवल धर्म। तो वैसे समाज, जिस समाज में मानवता को इग्नोर किया जाए और धर्म ही सब कुछ हो जाए, उसको अंधकार का युग कहते हैं। तो डार्क एरा मीन्स ह्यूमैनिटी इन पेरिफेरल एरियाज एंड रिलीजन इन द सेंटर। जब धर्म केंद्र बिंदु बन जाए और मानवता चारों ओर चक्कर लगाए, मानवता का कोई स्थान न हो समाज में, उसको अंधकार का युग है। 2 एग्जाम्पल दिया, कम है और दो क्या? 2 काफी है। यानी आप धर्म के बाहर सोच ही नहीं सकते थे। और यही लोगों को चैलेंज किया कि हमें इस डार्क एज से निकलना है। तो डार्क एज से निकलने के लिए यहां पर एक प्रोग्राम आया जिसका नाम है रेनेसा। पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना। द टर्म रेनेसा रेफर टू रीबर्थ, रीबर्थ, रीराइज, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट सच एज। एग्जैक्ट टर्म क्या होगा? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। व्हेन people of the world want to re-establishment of classical era in the modern time on the place of dark age। जब मनुष्य ये सोचे, जब ये चाहे कि हमें फिर से क्लासिकल एरा को स्थापित करना है, किसके स्थान पर? धर्म युग के आधार पर, सॉरी, धर्म युग या धर्म के काल के आधार के स्थान पर। मींस इसको रिप्लेस करना है किससे? क्लासिकल से। तो क्लासिकल ही तो यहां पुनर्जागरण बन गया।
बात करेंगे, यही टॉपिक हमारा आज और अगले क्लास का पूरा टॉपिक है, सिर्फ रेनेसा। सिर्फ इसमें 2 दिन चक्कर लगाएंगे हम लोग। पुनर्जागरण क्या है, डेफिनेशन से लेकर इसका सारे एस्पेक्ट्स। फिलहाल ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्लासिकल एरा मतलब मनुष्य का ख्याल रखा जाता था, उनके विकास का ख्याल रखा जाता था, ह्यूमेन कहते हैं ना। हाँ, यहां क्या हुआ, धर्म ही सुप्रीम ऑथोरिटी हो गए, सब कुछ धर्म के अनुसार होगा। धर्म के अनुसार इतना कुछ होता था कि चर्च भी टैक्स कलेक्ट करने लगे थे, टाइथ या टिथ, टिथ नहीं कहते, टाइथ ही कहते हैं, एक प्रकार का कर है। और चर्च का कहना था कि अगर पोप आपके एरिया में चले जाए तो मानो कि आपके एरिया में दूत आए हैं भगवान के, आपको जितने भी आपके घर में चीजें हैं, प्रीसियस आइटम है, सब चढ़ावा चढ़ा दो उनको। जब पोप गांव में जाते थे शहरों से निकलकर या कुछ रिमोट एरिया में, वहां के लोग अपने घर के सारे वस्तु उनको चढ़ावा चढ़ा देते थे, आभूषण, अनाज, पशु, सब कुछ। एक समय ऐसा आया था कि यूरोप के जमीन का लगभग 1/3 to 1/4 चर्च के पास चले गए थे, दान के रूप में, एक स्टेट की भूमिका में था। कल्पना कीजिए कैसा समाज होगा, धर्म जो कहेगा वही करना है। जैसे इंडिया में है ना ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस, यूरोप में भी था। जन्म से लेकर मरने तक सारे एक्टिविटी कौन कराएंगे, फादर, चर्च वाले। जैसे हमारे यहां प्रीस्ट, यज्ञ, संस्कार, तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो इंडिया में है वही यूरोप में भी है। सारे जगह पे सारे समय में रहा, लेकिन फिर भी सेंट्रल आइडिया चेंज होके डार्क एज से क्या बन गया, पुनर्जागरण। मॉडर्न का मतलब भी यही होता है, आधुनिक का मतलब भी यही होता है कि जब समाज में ज्ञान विज्ञान को मुख्य स्थान मिल जाए, है ना, व्हेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्वायर द सुपीरियर पोजीशन इन द सोसाइटी, जब रिसर्च हो, इनोवेशंस हो, जब उसके बेनिफिट आपको मिले। और इसके कुछ मॉडर्न एरा के कुछ की वर्ड्स है। पुनर्जागरण तो एक रिवाइवलिस्ट एक्टिविटी है ना, रिजल्ट क्या है। तो मॉडर्न एरा के अंदर 2 टेक्निकल टर्म बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, एनलाइटेनमेंट, प्रबोधन का युग। जब आपके बौद्धिक स्तर का विकास हो जाए, विजडम, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जब आपके बौद्धिक विकास हो जाए, तब आप कहेंगे क्या हुआ, इनलाइटेनमेंट। हमने भारत में एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म, जैनिज्म के अंदर इनलाइटेनमेंट का सेंस कुछ और देखा था, बट यहां इनलाइटेनमेंट का मतलब है प्रबोधन, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जब आप साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपने जीवन को जीते हो, जब आप इनोवेशंस को अपने लाइफ का हिस्सा बनाकर उसके आधार पे जीवन जीते हो। इनोवेशन मतलब समझते हैं आप, यस। तो मॉडर्न एरा में यही चीजें आपको जानना भी है। मुझे लगता है कि ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको समझना है। हमने लेमैन लैंग्वेज में सिर्फ इतना कहा कि जब डार्क एज को रिप्लेस करके क्लासिकल एरा के बेस पर जब पुनर्जागरण किया तो मॉडर्न एरा आया। और मॉडर्न एरा का मतलब ही है बौद्धिक विकास। और बौद्धिक विकास का रिजल्ट क्या है, कौन सा रेवोल्यूशन, यस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और अल्टीमेटली राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और यही तो 3 टॉपिक, राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसका ही एलिमेंट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फिर बाकी जगहों पे पैरेलल रेवोल्यूशन।
ठीक है, जी सर। नींद आ रही है किसे? दिव्या को? दिव्या, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक में अगर किसी को नींद आए, इट मीन्स आप केवल फिजिकली यहां हैं, मेंटली कहीं और हैं। देखिए, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में यही सारे टॉपिक मेंशन है, मैंने उसी को कॉपी किया है। 9th में जो टॉपिक्स हैं, ये देखो 9th का है। इसमें हमें फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है, यूरोप में समाजवाद एवं ऋषि क्रांति पढ़ना है, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना। ये तीनों नहीं पढ़ना, हमें फर्स्ट 3 टॉपिक यहां से लेना है। आगे बढ़ूं? फिर यहां से वो जो आपने हिस्सा छोड़ रहे हो वो ऑप्शनल के लिए छोड़ दिया, आता ही नहीं है। सर क्योंकि उसमें एक फॉरेस्ट एक्टिविटी तो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बात करेंगे, अभी पेशेंस तो रखो। क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? फिलहाल ये दोनों टॉपिक रिपीटेड दिख रहे होंगे आपको, वहां भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। हम लोग क्या करेंगे, एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ लेंगे। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल हमें करना होगा। यही तो रेनेसा का पार्ट है ना। फिर ये है आपका टॉपिक आज का। सर ये जो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री चलेगा, या फिर सर आप कुछ उसमें ऐड ऑन करेंगे? स्टडी मटेरियल वर्ल्ड हिस्ट्री का मिला नहीं आपको? नहीं? अच्छा, नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ये तो मैंने कुछ एटम बम सिलेक्ट किया हुआ है आपके लिए, जो एग्जाम में लिख के आ जाना है। इतना लिख के आ जाना है, आपके काम हो गए, अच्छे नंबर मिल गए। हाँ, आते तो हैं, आपको दिखते नहीं है, आते हैं। रेफरेंस समेत कई तरह के आप किसी साल का पेपर एक लेके आइए और बताइए कि किस साल नहीं आया, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ। और ना आए तो आपके लिए और अच्छा है, आ जाए तो और बेटर है, नहीं आए तो और बेटर है। फिलहाल यहां पर हमने रेनेसा का एक रेंज दिखाया कि कब स्टार्ट हुआ और कब तक रेनेसा चलते रहे, मीन्स पीरियड ऑफ रेनेसा इन यूरोप। क्या लिखा है आकाश, पढ़िए। फ्रॉम 14th to 17th century AD, approximately 250 years, लगभग 250 साल का काल रेनेसा के युग में कंसीडर किया जाता है, उसको जाना जाता है। क्योंकि एक दिन में रेनेसा नहीं हो सकता, पुनर्जागरण एक दिन में नहीं हो सकता। आप नींद में थोड़े जगह हैं, सोए हुए हैं कि आपको जगाया और आप 1 सेकंड में उठ गए। यहां तो हमें उस माइंडसेट को हटाना है
जहां पर वो कॉन्सेप्ट था जो डार्क एज में था। मैंने बताया अभी डार्क एज में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके लिए हमें 1 साल या 1 दशक नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंचुरी। और लगे हमें, लगाना पड़ा सेंचुरी। अब यहां पर आप कुछ पॉइंट्स देखिए जिसमें आपको रेनेसा के कुछ मीनिंग देखने को मिलेगा। मैं कुछ फैक्ट बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए उसको। सेंटर ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का केंद्र। पूछते हैं आपसे कि पुनर्जागरण कहां से प्रारंभ हुआ, और आंसर राइटिंग में भी आपको डालना होगा, एक पॉइंट दिखाना होगा। रेनेसा कहां प्रारंभ हुआ? नहीं, नो, इटली फिर भी ठीक है, लेकिन इटली कह देने से, रोम कह देने से भी काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिक प्लेस, वेटिकन सिटी, नो, पता नहीं सर फिर क्या हुआ। यस, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस लिखा हुआ भी है, फिर भी आप नहीं देख पाए। है फ्लोरेंस लिखना है सबको। क्या केंद्र है? फ्लोरेंस, कॉमा इटली। क्रांति कहां होते हैं? जहां सबसे ज्यादा चीजों का कंट्रोल होता है, सेंटर में ही तो क्रांति होता है हमेशा। तो रोम ही वो प्लेस है जहां पर ये सब प्रोपेगेंडा स्टैब्लिश किया गया था, डार्क एज वाला। तो रोम में ही होगा, होगा तो रोम में ही होगा, इटली में ही होगा, यूरोप में ही होगा, तो इस वर्ल्ड में ही, इसी प्लेनेट पे। लेकिन एग्जैक्ट प्लेस क्या है? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस लिखेंगे तो आंसर चेक करने वाले को लगेगा कि चलो बच्चे को ये भी याद है, तो 1 नंबर मिल गया केवल फ्लोरेंस से। याद रखना है, भूलना नहीं है। लेकिन एग्जाम में फ्लावर लिख के मत आ जाना फ्लोरेंस के बदले या फ्रेगनेंस मत लिख देना। फ्लोरेंस एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है जहां पर कुछ स्कॉलर, आपके जैसे युवा, आंदोलन को या रेनेसा को क्या किया? स्टार्ट किया। इट मीन्स रेनेसा बिगन्स फ्रॉम फ्लोरेंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो सेंट्रल आइडिया है, रेनेसा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बाय हुम? कौन लोग हैं वो, किसके द्वारा? क्या आप उसके लिए अपर क्लास, एलिट क्लास, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कुछ ऐसा था ना, तो इसमें पर्टिकुलर क्रिश्चियंस जो थे। एग्जैक्ट टर्म मैंने 5 ऑप्शन दिया, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। रेनेसा इनिशिएटेड बाय न्यू मिडिल क्लास। विच क्लास? न्यू मिडिल क्लास। मेरा नाम लिखेंगे आप लोग, नवीन मध्यम वर्ग के लोग। नवीन मध्य वर्ग के लोग, न्यू मिडिल क्लास, पीपुल ऑफ न्यू मिडिल क्लास, नवीन मध्य वर्ग के लोग। अब आप भूलेंगे ही नहीं कभी आज के बाद। नो सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये नवीन मध्य वर्ग के लोग आए कहां से? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स ऑफ टुडेज क्लास। ऐसा तो नहीं कि नवीन मध्य क्लास के लोग पहले से ही थे। अब आप थोड़े से फ्लैशबैक में चलिए, हाथ को बांध के ऐसे, तब समझ में आएगा। माइंड बिल्कुल मेरे बातों पे होना चाहिए, तब समझ में आएगा। इतना भी नहीं। हाँ, आप देखोगे क्लासिकल एरा तक सोसाइटी ऑलमोस्ट वही फ्रीक्वेंसी है जैसा इंडिया में था, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ग्रेट क्लासिकल एरा में सोसाइटी 3 भागों में बटे, जिसमें सबसे पहला, जिसको हमने नाम दिया, जैसे यूरोप में देखोगे आप तो चर्च को, फादर्स जितने भी होते हैं उनको,
और जितने भी रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग होते हैं उनको डालते हैं। सेकेंड कैटेगरी में कौन आता है? सेकेंड कैटेगरी में ज्यादातर लोग आते हैं किंग, वॉरियर्स, जो देश के शासन को संभालते हैं, डिफेंस को संभालते हैं। और जो तीसरा कैटेगरी है जनरली उसमें रखा जाता है एलीट क्लास को, सॉरी फ्यूडल क्लास को। किसको? सामंत को, जमींदारों को। इन तीनों समाज के लोगों ने इसके बाहर जितने भी आम लोग हैं सच एज स्लेव्स, दास या फिर कल्टीवेटर्स, टेनेंट्स, उन सब के ऊपर बहुत ज्यादा अपना क्या किया था? एक्सप्लॉयटेशन किया था, उनका शोषण। जैसे यूरोप में सुने होंगे आप, एक मेनर सिस्टम है, मेनर सिस्टम, फार्म हाउस कल्चर बोलते हैं उसको। जो जमींदार है वो अपने लिए एक आलीशान घर बनाता है, उनके पास एक नाइटहुड सिस्टम है। नाइटहुड मीन्स उनके पास एक अपना मिलिट्री है जो राजा के सहयोग से उसको ट्रेन करके अपने पास रखता है, क्योंकि जनता के ऊपर उनको अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करके रखना है। और आम लोग उनके फार्म हाउस में बने हुए एक मेनर, यानी जैसे आप ये समझ लो जैसे आप लोग लीज पे रेंट पे रहते हो, तो उनको मेनर में रखा जाता है। मेनर का मतलब एक होल्ट स्टेशन कह सकते हैं, हॉल्ट, जहां पे कुछ समय के लिए उन लोगों को रखते हैं, उनसे अपने खेतों में, अपने बागानों में, अपने गार्डन्स में काम करवाते हैं, और खेती कंप्लीट होने के बाद, काम कंप्लीट होने के बाद भगा देते हैं उनको। जैसे आज आप जानते हैं पंजाब वगैरह में जहां कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे होता है, वहां पे बाहर से मजदूरों को लाया जाता है, उसको वहीं खेतों में कहीं एक छोटा सा घर दे दिया जाता है, वहीं पे रह के खेती करते हैं, खेती कंप्लीट हुआ वो चले गए, फिर अगले साल सीजन में लेके आया जाएगा। ठीक यूरोप में यही व्यवस्था था। स्लेवरी सिस्टम वहां सबसे पीक पे है, पीक इन द सेंस कि बहुत हालात खराब है, वहां लोगों के कंडीशन ठीक नहीं है, आम आदमी बहुत त्रस्त है। यही सभी लोग चर्च, तीनों क्लास से, इनफैक्ट किंगशिप एंड फ्यूडल से इतना एक्सप्लॉयट हुआ कि ये सभी लोग अपने अपने मूल निवास स्थान को, अपने नेटिव प्लेस को, इंडिजीनियस कल्चर को स्किप करके कहीं शहरों में जाके बसना स्टार्ट किया, यानी अपनी आइडेंटिटी ही बदल लिया। वहां पे जाके उन्होंने छोटे मोटे काम धंधे स्टार्ट किया, कोई भी काम, और शहर में कोई पहचान नहीं होता किसी व्यक्ति का, कौन है, कहां से आया। समय के साथ वही सभी लोग पैसे अर्न किया, खूब कमाया। इकोनॉमिकल कंडीशन जब उनके ठीक हो गए, तब वही लोग एजुकेशन को नए क्लेवर में, नए पर्सपेक्टिव में स्टार्ट किया। और वो क्लेवर क्या होगा, वो पर्सपेक्टिव क्या होगा? क्लासिकल सोर्स ऑफ नॉलेज सच एज द ग्रेट क्लासिकल रोमन स्कॉलर्स और फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें मैंने आज भी क्लास में 3 लोगों का नाम लिया था, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। इन सब के जो आइडिया थे, उनके आइडिया, पॉलिटिकल आइडिया, एजुकेशन से रिलेटेड आइडिया, या जो भी उनके विचार है, उन सब विचारों को फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि वो धर्म ग्रंथ तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ही तो शोषण किया इनका। समय के साथ यही लोग जो शहर में अभी अभी आया था, कहां से? उसी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से निकलकर, जो अपने आप को नए नए एरिया में बसाया, नए तरीके का जीवन स्टार्ट किया, इसी लोग को तो न्यू मिडिल क्लास कहा। तो न्यू मिडिल क्लास आया कहां से? फ्रॉम द रोमन सोसाइटी। अब रोमन सोसाइटी का मतलब यहां पे फिर से वही बात है कि जो क्लासिकल रोम है वैसा रोम मेडिवल में नहीं है। तो मेडिवल एरा में, मध्यकालीन युग में, लोग जो शहर में आके बसने लगे, खास करके कहां? जहां पे इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, ट्रेडिंग पॉइंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग पॉइंट्स के आसपास जो लेबर रहना स्टार्ट किया, समय के साथ वही आगे बढ़ के क्या बन गया? न्यू मिडिल क्लास। सिर्फ न्यू मिडिल क्लास को समझने के लिए आपको कितना पीछे जाना हुआ। न्यू मिडिल क्लास एक नया वर्ग है जो पुराने वाले समाज से निकलकर
मॉडिफाई करके अभी अभी एक ग्रुप बना है, और इसी ग्रुप ने क्या किया, हमने क्या बताया, जो एंशिएंट टाइमलाइन में जो चीजें हैं उसको क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे। जैसे यहां पे थर्ड लाइन पढ़िए, द इंटेलेक्चुअल बेसिस ऑफ द रेनेसा वॉज इट्स ओन इन्वेंटेड वर्जन ऑफ ह्यूमनिज्म, एक नए प्रकार का मानवतावाद का, डिराइव फ्रॉम द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर, वही क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर है जिसका नाम मैंने 2 बार ले लिया। कौन कौन? अरिस्टोटल, सोक्रेट्स एंड प्लेटो। इन क्रोनोलॉजी, नॉट रैंडमली कुछ भी बोल देना नहीं है, मैं बार बार सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इसी क्रोनोलॉजी में ये तीनों है। इनके विचार को क्या किया गया, यहां पर रीएस्टैब्लिश किया गया। अब जैसे यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। इस तरह के विचार यूरोप में क्लासिकल एरा में था, इसको फिर से मॉडर्न एरा में रीएस्टैब्लिश किया। और भी चीजें इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा है यहां, दिस न्यू थिंकिंग became manifest in art, architecture, politics, science and literature। यही तो सोर्स ऑफ नॉलेज है। ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार यही है, कला, साहित्य, विज्ञान। यहां पे जितने भी टर्म लिखे हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, साइंस एंड लिटरेचर, इसके अलावा बचता क्या है फिर? इसमें सब कुछ शामिल है। एक आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में आपको कितने समय लग गए? 15 से 20 क्लास लग गए, इंडियन हो भी। अब सोचिए पूरे यूरोप में कितना रहा होगा। जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में उनका एक इटली का पार्ट है, एम्फोरियम, क्या बताया था हमने, भूल गया। इटली में जो एक बिल्डिंग है, हाँ, जहां पे ग्लैडियर्स वगैरह, वॉरियर्स वगैरह, कोलोजियम, यस, कोलोजियम, एम्पी थिएटर, इस तरह की आर्किटेक्चर रोम में ही तो था। एम्पी थिएटर बताया था आपको। कोलोजियम एंड एम्पी थिएटर वाज 2 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्किटेक्चरल रिमेन्स फाउंडेड इन यूरोप, सच एज सेंट्रल यूरोप, नियर बाई इटली एंड जर्मनी, फ्रांस। सो ये सब चीजें यहां पर डेवलप हो रहा है। फिर क्या हुआ, इसी की वजह से अब इन्वेंशंस होना स्टार्ट हुआ, और यही इन्वेंशंस क्या होंगे, डिस्कवरीज के रूप में डेवलप होगा। अब डिस्कवरी का मतलब डायरेक्ट हम सैटेलाइट लेके नहीं चले जाएंगे अपने अंतरिक्ष में, स्पेस में नहीं चले जाएंगे आप। इनोवेशंस का मतलब होता है बेसिक चीजें। जैसे पहले इनोवेशंस क्या होंगे, बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे कोई टूल बनाना। लाइक आप सब लोग जानते होंगे मॉडर्न एरा में जो इनोवेशंस हुए वो क्या थे, स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, कपड़े बुनने के लिए प्रिंटिंग प्रेस, ये सब क्या है, बिगेस्ट इनोवेशंस। ज्योग्राफिकल इन्वेंशंस आर ऑल्सो मोर इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ रेनेसा। व्हेन Portuguese and other Europeans navigators wants to search new places around the world। जैसे कोलंबस पहुंच गए अमेरिका, वास्को डिगामा, बार्थोलोमा आ गए इस तरफ केप ऑफ गुड होप, और वहां से वास्को डिगामा इंडिया आ गया। ये सब क्या था, ज्योग्राफिकल इनोवेशंस। तभी तो आप पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत खोया हुआ था कि ढूंढा किसी ने। एक नए रास्ते से भारत तक पहुंचना एक ज्योग्राफिकल इन्वेंशंस माने गए। टू सर्च द न्यू सी रूट, नए समुद्री मार्ग की खोज ही भौगोलिक खोज है। तो इसमें एक टर्म क्या आता है, भौगोलिक खोज। तो कई तरह के हमने इन्वेंशन की बात की, और इसमें उसको मैं क्रोनोलॉजी में और आगे दिखाऊंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें अब कुछ खास है नहीं। जो इंग्लिश में था उसका हिंदी भी है, इसलिए परेशान नहीं होना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रेनेसा से होगा क्या बताइए। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। ये
रेनेशा का सच मायने में एक क्या कहेंगे बाई प्रोडक्ट है। जब लोग अवेयर हुए अपने राइट्स को लेके, ह्यूमैनिटीज को लेकर, अपने लिबर्टी को लेकर, तब समय के साथ यूरोप में यूनिटी का भाव आया, मीन्स फीलिंग्स ऑफ यूनिटी। और यूनिटी के बिना कोई नेशन कैसे हो सकता है, और बिना नेशन का नेशनलिज्म का विचार कहां से आ सकता है। इसमें कई ऐसे टर्म लिखे हुए होंगे जो आप पहली बार शायद देख रहे होंगे, हालांकि इसमें ज्यादातर टर्म एनसीईआरटी का ही है। मैंने एनसीईआरटी से बाहर से कुछ भी नहीं लिया है, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट है, बट फैक्ट्स वगैरह ज्यादातर एनसीईआरटी से ही है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे सबसे मुख्य वजह क्या है? पुनर्जागरण, रेनेसा। रेनेसा ही राइज ऑफ नेशनलिज्म का क्या होगा? क्या होगा? आधार होगा, बेस होगा। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता हूं रेनेसा पे कुछ और बात किया जाए, ये रेवोल्यूशन वगैरह बाद में, यहां नहीं है। इस पे तो हमने डिस्कशन किया ही है। कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, हाँ, और नोट करते चलेंगे सब लोग। कॉजेज ऑफ रेनेसा, कॉजेज ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण के कारण। फर्स्ट वन, क्रूसेड एंड इट्स रिजल्ट। क्रूसेड एंड इट्स रिजल्ट। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध एवं इसके परिणाम। CRUSADE, क्रूसेड, क्रूसेड एंड इट्स रिजल्ट। तो क्रूसेड के बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया था। प्रथम धर्म युद्ध में क्या हुआ? यूरोप जीत गया। दूसरे में क्या हुआ? हार गए। तीसरे में भी हार गए। तो यूरोप के लोगों में जो अब तक कॉन्सेप्ट बने हुए थे धर्म को लेकर, वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो एक वजह क्रूसेड है। तो क्या लिख लेंगे? इसका रिजल्ट क्या है? अल्टीमेटली ब्रेक द सुपरमेसी ऑफ क्रिश्चियनिटी। रिजल्ट क्या है? अंततः ईसाई धर्म के सर्वोच्चता के सिद्धांत का अंत हुआ। ब्रेक द सुपरमेसी ऑफ क्रिश्चियनिटी, सर्वोच्चता के विचार का अंत हुआ। क्या सर्वोच्चता का सिद्धांत था इनका? क्या मानते थे ये लोग? इनका मानना था कि हम हारेंगे ही नहीं कभी किसी युद्ध में, और हार गए। लोगों को लगा रहे ठग रहा था अब तक। पोप और चर्च दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? ठग रहे थे। दूसरा वो कॉज लिखिए, डिक्लाइनेशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का उदय, सॉरी पतन। डिक्लाइनेशन ऑफ फ्यूडल एरा और फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मीन्स लैंडलॉर्डशिप सिस्टम। सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो जमीन पर
जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल रखता है और उस एरिया में रहने वाले लोगों से टैक्स वसूलता है। खेती करवाता है, कल्टीवेट करवाता है और उसको उसका लाभ नहीं देता, उसको केवल एक लेबर कॉस्ट देता है, बाकी सारे बेनिफिट अपने पास रखता है, उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। सच एज देयर आर टू टाइप ऑफ group of people, such as one group have privileges and another is less privileges. एक ऐसा समाज का वर्ग जिसके पास सभी तरह के विशेषाधिकार है और दूसरे के पास किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। यूरोप में जब फ्यूडलिज्म टॉप पे था तो जो उसमें फ्यूडल्स के अंडर लोग रहते थे उनको उनके अपनी मर्जी से, एक एग्जांपल दास का ले लीजिए, स्लेव का। कोई भी स्लेव अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकता, उनको कैटल्स की तरह यूज करते थे, वो उनको केज में रखते थे, छोटे छोटे बैरक्स में रखते थे और जब मर्जी हुआ उनसे काम करवाया। आपने हॉलीवुड के बहुत सारे मूवी देखे होंगे 300 BC टाइप, जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, उन्हें जानवर की तरह ट्रीट करते थे। तो क्या हुआ, उनके सुपरमेसी से लोग रेनेसा की वजह से, रेनेसा के समय बाहर आए, क्योंकि लोगों में ऐसा फीलिंग आया कि जब मानवता का विचार जब भी आएगा, मींस कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म, तो क्या होता है, समाज में पुराने विचार ब्रेक हो जाते हैं। पुराने विचार जब ब्रेक होंगे तो सोसाइटी क्या होगा, ज्यादा लिबरल बनने का प्रयास करेगा, और वही तो हुआ। फ्यूडलिज्म आपका टॉपिक है नहीं, सिर्फ इतना जानना है कि जो जमींदारी व्यवस्था थे वो समाप्त हो गए, उनका पतन हो गया। तीसरा वजह लिखिए, थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। ठीक है, व्यापार वाणिज्य को कैसे कंसीडर करोगे आप? कुछ ऐसे शहर का नाम बताओ जो क्लासिकल एरा से लेकर मॉडर्न तक ट्रेड को लेकर, मींस सारे कंट्रोल उसके पास है। एक शहर का नाम आपने सुना होगा, मोस्ट फेमस, वेनिस, इटली में। तो वेनिस के आसपास जो लोग ट्रेडर्स थे या ट्रेडर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग थे, छोटे मोटे व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, शॉपकीपर्स थे, उन लोगों में क्या आया, अवेयरनेस आया, क्योंकि उनका इंटरेक्शन कहां से हो रहा था, आउट ऑफ द यूरोप और आउट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। सो उनमें एक कॉन्सेप्ट आया लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब यहां क्या है कि जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं, आप अवेयर होते हो, तो आप अपने राइट्स को लेकर ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हो। प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप चाहते हो कि आपको समय के साथ बहुत ज्यादा राइट्स मिलना स्टार्ट हो जाए। यूरोप में लिबर्टी और इंडिया में फ्रीडम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें क्या टर्म यूज करोगे, फ्रीडम। ज्यादातर आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रीडम शब्द था ही नहीं। क्या था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। तो इन सब चीजों को लेकर लोग अवेयर हो रहे हैं। तीसरा लिखो, थर्ड कॉजेज, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें तो आज ही हमने क्लास में डिस्कशन किया था।
In 1498, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड कैलिकट। उससे भी पहले केप ऑफ गुड होप बताया था। केप ऑफ गुड होप कौन किसने डिस्कवर किया था? नहीं, वो तो अमेरिका का खोज किया था। लिखिए, लिखाई देता हूं, लिखो। इन 1486, हाँ, बार्थोलोयुम डियाज बार्थोलोयुम डियाज डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, हाँ, साउदर्न पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका। डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, CAPE, केप। यहां है, देखो ना, लिखा हुआ भी है केप ऑफ गुड होप। इसका नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि इनको होप थी कि शायद यस, इनको आशा थी कि अब बाकी दुनिया भी ढूंढा जा सकता है। हिंदी में लिखिए पहले। 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप की खोज की। हिंदी में क्या लिखते हैं उसको? आशा अंतरीप की खोज की। स्थित या छोर पर सीधा सीधा आशा अंतरीप की खोज की। आशा अंतरीप इन ब्रैकेट केप ऑफ गुड होप। ये देखो ना, देखो यहां सब लोग, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इसके साउदर्न पॉइंट ये रहा, एंड यहां पे एक टर्म लिखा है केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। ये टर्म किसने दिया? इन्होंने ही, डियाज ने। नेक्स्ट, इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर द अमेरिका और अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। सच एज वेस्ट इंडीज पहुंचे थे। यस सर। वेस्ट इंडीज और अमेरिका जाने का एक नया मार्ग खोजा था, इसलिए कोलंबस को काफी सम्मान दिया जाता है। तीसरा फैक्ट लिखिए, इन 1498, 1498 ईस्वी में, इन 1498 वास्को डिगामा डिस्कवर कैलिकट इन इंडिया फ्रॉम न्यू सी रूट, है ना? यस सर। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की, जो कहां पहुंचा? कैलिकट। कहां पे है कैलिकट? यहां देखो, केरल में। तो पहला व्यक्ति यहां आया, दूसरा यहां गए और तीसरा यहां। फर्स्ट यहां, कहां से? यहां से। सेकंड पहुंच गए वेस्ट इंडीज, और थर्ड फिर से हिम्मत जुटाकर कहां पहुंचा? कैलिकट। कैलिकट। और इंडिया ही तो मुख्य डेस्टिनेशन थे यूरोपियंस का, क्योंकि यहीं आना था उनको। अल्टीमेटली स्पाइसेस चाहिए था उनको। 3G बताया था हमने। यस सर। 3G में पहला जी क्या था? गोल्ड। तो यहां आ गए। काफी है 3 फैक्ट डिस्कवरी में। हाँ, नेक्स्ट कॉजेज लिखिए। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग सिस्टम, कागज एवं मुद्रण प्रणाली की खोज या प्रेस की खोज। कागज एवं मुद्रण प्रणाली
की खोज, डिस्कवरी ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस। खोज की जगह आविष्कार ज्यादा चाहिए। आविष्कार लिख लीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, आविष्कार ज्यादा बेटर है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, डेट लिखिए और प्लेस लिखिए, कहां और किसने खोजा। इन 15th century AD, डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग मुद्रा प्रणाली की खोज की गई, आविष्कार की गई। गुटेनबर्ग एक जगह भी है जर्मनी में उन्हीं के नाम पे, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी के अंदर एक जगह इन्हीं के नाम पे बसा दिया गया। भारत में नहीं है, महात्मा गांधी मार्ग, गांधी विहार, नेहरू विहार, ऐसे ही वहां इनके नाम पर एक प्लेस है। वैसे गुटेनबर्ग क्या है? एक व्यक्ति का नाम है जिसने प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत रेनोवेटिव स्टेप है। क्या किया इन लोगों ने? पहले एक बैरियर्स थे सोसाइटी में, जैसे इंडिया में शूद्र को और महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने देते थे, वहां भी दासों को और लोअर क्लास के लोगों को बाइबल नहीं पढ़ने देते थे और लिमिटेड एडिशन थे उनके पास, हाथ वाथ से लिख के रखे थे। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो इसके कॉपीज बना बनाकर और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज नहीं, केवल लैटिन नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में पूरे यूरोप में फैला दिया लोगों ने, स्कॉलर्स ने। फिर सब लोग बाइबल में पढ़ा और अगर बाइबल में तो लिखा ही नहीं था ऐसा जैसा कह रहा था सब। इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म ग्रंथ के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए और फिर बाकी धर्म ग्रंथ के बारे में भी स्टडी करना चाहिए। तब आपको लगेगा कि जितने ये मुल्ला पंडित और पोप और फादर हैं सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि किताबों में जो नहीं भी लिखा है वो भी आपको बताते हैं कि ये ऐसा लिखा है, ठीक है। तो वहां लोगों को फील हुआ कि बाइबल में तो है ही नहीं जैसा कह रहा था सब, ये सब प्रोपेगेंडा था। तो प्रोपेगेंडा कैसे ब्रेक हुआ? प्रिंटिंग प्रेस के आने से। और ये अचीवमेंट है यूरोप के लिए। आम आदमी अवेयर हो गया तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अब होगा लोगों में। एक दो कॉजेज और लिख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, शिक्षा एवं साहित्य का विकास। अब लोग पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करेंगे क्या? जैसे सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, मॉडर्न यूनिवर्सिटी, जैसे आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना। बताओ पहला कोई विश्वविद्यालय का नाम। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, तुम तक्षशिला पहुंच गए। लिटरेचर, बताओ कोई भारत का पहला यूनिवर्सिटी। आप लोग शैतान हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। बाय द चार्ल्स वुड डिस्पैच देयर आर 3 यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन इंडिया, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। डेट 1857। जब आप सिपाही म्यूटनी लड़ रहे थे तो वो आपके लिए विश्वविद्यालय बना रहे थे। चलिए, विश्व में सबसे पहला यूनिवर्सिटी लिखेंगे कार्डोबा यूनिवर्सिटी। कार्डोबा, CARDOVA, कार्डोबा यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है ये, स्पेन। यहीं से तो कुछ स्कॉलर पढ़ के बाहर आए, जिसमें एक नाम आपने सुना होगा कभी, दांते। यही पहले स्टूडेंट था, बाद में प्रोफेसर बन गए। एक नाम सुना होगा आपने, पैटार्क, मूर।
ये सब स्कॉलर यहीं से पढ़ लिख के आगे बढ़े और पूरे यूरोप में इनके विचार फैलते चले गए। तो कार्डोवा यूनिवर्सिटी याद रखना है, एक नया सेंटर है, एजुकेशन सेंटर। ये हो गए कुछ मेजर कॉजेज बिहाइंड रेनेसा। सम लेस इंपोर्टेंट कॉजेज, कुछ अन्य कारण भी है, लिखो कुछ अन्य कारण। ये मुख्य कारण था। आपको क्या लग रहा था? हो गया। अदर कॉजेज, मुख्य कारण ऊपर वाला, अन्य कारण नीचे वाला। नीचे वाला नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, ऊपर वाला तो लिखना ही पड़ेगा। हम इनके बारे में बोल रहे हैं, ये दांते ये बने। हाँ, थोड़ा सा बताऊंगा अलग से। अदर कॉजेज में लिखना है राइज ऑफ मंगोलियन एम्पायर, मंगोल साम्राज्य का उदय। आपको पता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, ये वाला एरिया। अब भी आपको जो चाइना और मंगोलिया दिख रहा है ऐसा मैप नहीं है, ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा तिब्बतियन एरिया कैप्चर कर लिए गए थे मंगोलियंस के द्वारा, ऑलमोस्ट ये पूरा चाइना। और धीरे धीरे समय के साथ ये जितने भी तान है हिंदू कुश से ऊपर पूरा मंगोलियंस ने जीत लिया और धीरे धीरे राइन माउंटेन को भी क्रॉस कर गए, जर्मनी में पहुंच गए। यहां से मंगोलियन साम्राज्य फैलते फैलते कहां पहुंच गए? यूरोप। और यूरोप में जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स थे उन सबको ब्रेक कर दिया उसने एक नए आइडिया के साथ। 13th सेंचुरी की बात है, अगर टाइमलाइन लिखना है तो लिख सकते हैं इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। तभी तो 14वीं शताब्दी में रेनेसा होगा। इसमें एक नाम है, मैं नाम बोल देता हूं, कुबलाई खां, सक्सेसर ऑफ जिंगिज खां, चंगेज खां। कुबलाई खां, कुबलाई खां सक्सेसर ऑफ चंगेज खां। अभी लिखो तो सही, बताता हूं ना आगे। कॉन्कर्ड रशिया, पोलैंड, हंगरी एंड अदर पार्ट ऑफ यूरोप। 13वीं शताब्दी में कुबलाई खां ने रूस, पोलैंड, हंगरी आदि यूरोपीय देशों को जीत लिया। अब यूरोप के एरिया को कौन जीत रहा है? मंगोलियन। तो स्वाभाविक रूप से जो यूरोपियन समाज है, यूरोपियन सोसाइटी, वो क्या होंगे? श्रिंक होंगे। जो वहां के इंडिजिनियस पीपल हैं उसको सप्रेस किया मंगोलियंस ने, स्पेशली कुबलाई खां ने। और फाइनली देखिए, जब भी कहीं से अटैक करता है कोई कंट्री ना, तो अपने आइडियाज वहां पे इंपोज कर ही देता है। किसी भी देश में कोई भी कभी भी जहां भी कॉन्कर्ड करता है अपने सब कुछ इंपोज करता है। यूरोपियंस ने इंडिया पे क्या किया? जी अपने आइडियोलॉजी ही नहीं, सब कुछ, कल्चर, रिलीजन। इसलिए आप देखोगे रशिया वगैरह में भी इस्लाम चले गए, यूरोप में भी इस्लाम तभी गया। खासकर इस वाले पोर्शन में, यूक्रेन और इस वाले पोर्शन में, बेलारूस, लाटविया, इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा इस्लाम है। क्यों? क्योंकि मंगोलियन ने अपने साम्राज्य को स्प्रेड करते हुए, एक्सपैंड करते हुए कहां तक पहुंच गए थे? ईस्टर्न यूरोप। सिर्फ इस वाले एरिया को जीतना बाकी था, जिसमें स्पेन, पुर्तगीज, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। अदरवाइज इस तरफ वाले पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट जीत लिया था कुबलाई खां ने। तो एक सुपरमेसी क्या हो गया? उनके डिस्ट्रॉय हुए, ब्रेक हुआ। यूरोपियन सुपरमेसी कोलैप्स्ड बाय कुबलाई खां। अब कुबलाई खां के बारे में आपको एग्जाम में लिखने का मौका तो नहीं मिलेगा, बट एक कॉन्सेप्ट तो यहां से आप लेके जाएंगे ही। एक और लिख लीजिए, कंप्लीट हो जाएंगे। डिक्लाइनेशन ऑफ
टाइनोपोल, हाँ। कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग शब्द है, मैं क्या कर सकता हूं, कुस्तुनतुनिया का पतन। इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल इन इंग्लिश, हिंदी में कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया कहां पे है, कॉमा दे के लिख लेना, टर्की, तुर्की। तो इसका डिक्लाइनेशन हो गया, पतन हो गया। जो क्लासिकल रोम से निकला था वो अब जाके डिक्लाइन हो गया। इतने सालों तक इनका कंट्रोल था यूरोप के ऊपर, और यहां पर ज्यादातर कौन लोग थे, यहां पर ज्यादातर जो रोम क्रिश्चियन थे वही तो रूल कर रहे थे। एक्चुअली एक सम्राट का ही नाम था, उसके नाम पे ही ये शहर की स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा नाम अजीब सा है, क्या करोगे, हिंदी और इंग्लिश में सिकंदर, अलेक्जेंडर, अलग अलग नाम नहीं है। अरस्तु, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, सुकरात, अलग अलग नाम नहीं है। तो यहां भी थोड़े मैच कर रहे हैं, कुस्तुनतुनिया कौन मैंने थोड़े दिया है कि मुझे कह रहे हो। अच्छा, ये नाम मैंने दिया है क्या फिर आप लोग भी ना। कितने हो गए कॉजेज बताओ टोटल, 8 ऑलमोस्ट, 6 + 2 काफी है। अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले दिन ज्यादा पढ़ लोगे तो अपच हो जाएगा। सिलेबस सर पूरा बता दीजिए क्या क्या है नेक्स्ट क्लास में। ऑलमोस्ट टॉपिक जो अगर कोई रह जाए तो अपनी ओर से करें। इसके बाद का जो टॉपिक 9 ऑनवर्ड्स 129 से 153 वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट बाय चांस कई बार आ भी जाता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। जैसे लास्ट टाइम 107 पे आ गया था, आई गेस किस पे आया था, 145 पे आ गया था। इसमें या 2022 में 107 पे भी जजमेंट्स आई है, तो चांसेस है कि उस पे भी क्वेश्चन आ जाए मेंस का। तो प्लीज जो जजमेंट्स आती रहती है उससे भी हमें पता लगता है कि मेंस का कौन सा पार्ट बन सकता है। उस टाइम 145 पे भी आई थी जजमेंट, इसीलिए क्वेश्चन आ गया था पेपर में। वन 129 में बेसिकली ये सारे सेक्शंस है वो डील करते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें जो क्वेश्चंस बन जाते हैं या तो सेक्शन बेस्ड बनेंगे या पावर किसकी है। इसमें जैसे 129 में किसकी पावर, पुलिस स्टेशन या और इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ पब्लिक। ठीक है जी, तो ये 3% है। इसके बाद अगर इनसे काम नहीं है तो नेक्स्ट 130, मतलब इसके बाद ही पढ़ा जाएगा, वो इसी का कनेक्टेड है वो सेक्शन। इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्कस्ड, अगर वो उस तरीके से नहीं हुई, पहले तो प्यार से उनको बोलेंगे कि भाई इकट्ठा ना हो, अगर वो नहीं हो रहे तो देन थोड़ा बहुत फोर्स यूज भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या किसकी पावर है, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक हु इज प्रेजेंट में कोर्ट टू बी डिस्कस्ड। का भी यूज कर सकते हैं, इसमें वर्ड
गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। आ रहा है समझ? नहीं बच्चों, थोड़ा थोड़ा ही समझाना। इसके बाद इनको सबको प्रोटेक्शन दी गई है 132 में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर द एक्ट डन अंडर द प्रीसीडिंग सेक्शन। ठीक है जी। 133 डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 133 सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, इसमें ईएम, डीएम और एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड। ठीक है जी। और इनके जो ऑर्डर्स होंगे, जो ये ऑर्डर्स पास करेंगे, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। ये ध्यान रखिए। इसके बाद 139 और 140 में भी क्वेश्चन आ जाता है। एक हमने पहले इंक्वायरी करी थी, इंक्वायरी का एक सेक्शन करा था, इंक्वायरी एज टू द 116। ठीक है। अब एक ये लोकल इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 139 सीआरपीसी डायरेक्ट, तो कहाँ पे मेंशन है? एक तो 139 में मेंशन है क्या चीज़? लोकल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करना और एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। कौन करता है? द मैजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी क्या कर सकता है? एक तो लोकल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है और समन एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट।